स्टार्ट किया था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहली स्टेज थी जिसमें गेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। इसलिए हमारे पास 3 स्टेजेस थी। 3 स्टेजेस में मैं आपको ये बताना भूल गई कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है जिसको हम जर्मिनल स्टेज कहते हैं, वहाँ पे जो बेबी होता है उस स्टेज में उसको जाइगोट कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में हम बच्चे को क्या कहते हैं। तो जर्मिनल स्टेज में जो बच्चा होता है उसको जाइगोट कहते हैं। जो सेकंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, वहाँ पर जब बच्चा सेकंड स्टेज में पहुँचता है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और जब बच्चा थर्ड स्टेज मतलब फेटल स्टेज में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे फिटस कहा जाता है। और जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो वो इन्फेंट कहलाता है। 2 साल की उम्र तक वो बच्चा इन्फेंट होता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे के नाम हैं। उसके बाद जब 2 साल से ऊपर जाता है फिर वो चाइल्ड एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स, मिडल एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स, ओल्ड एज, तो ये सारा फिर आगे आगे ऐसे कंटिन्यू रहता है। लेकिन बच्चों की ये चारों नाम आपने याद रखने हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिटस एंड इन्फेंट आफ्टर बर्थ। और जो बाकी वाली तीनों स्टेजेस बिफोर बर्थ होती हैं। उसके बाद आज हमने देख लीजिए अटैचमेंट स्टाइल्स इन एडल्ट्स। कल हमने देखे थे अटैचमेंट स्टाइल्स बच्चों में किस तरह के होते हैं और उनके टेम्परामेंट्स किस तरह के होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं वो एडल्ट्स में किस तरह के होते हैं। सिंडी हेजन एंड फिलिप शेवर, इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी अप्लाई की थी टू इंटीमेट द रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स, ताकि वो एडल्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो 1960s में जो रिसर्च हुई थी उसका बेसिकली अटैचमेंट थ्योरी जो सामने आई थी उसका बेसिकली ज़्यादा जो फोकस था वो इन्फेंट्स पर था और उसके प्राइमरी केयर गिवर्स पर था। और ये जो एडल्ट्स के अटैचमेंट स्टाइल्स पे जो रिसर्च हुई है ये तकरीबन लेट 1980s में हुई थी। और जिन्होंने की थी उसका नाम आपके सामने है। उन्होंने फाउंड किया कि देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एडल्ट इंटीमेसी एंड केयर गिवर इन्फेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे एडल्ट इंटीमेसी और जो हमने पहले इन्फेंट के अटैचमेंट स्टाइल्स देखे उनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्स डिज़ायर टू बी क्लोज टू ईच अदर। एडल्ट्स को एक दूसरे के करीब होने की ज़रूरत होती है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सकें अपने पार्टनर्स के साथ। उनको वो केयर शो करते हैं और अगर वो केयर शो ना करें तो फिर या फिर उनका पार्टनर उनको इग्नोर करे तो फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्ट्रेस को। सो एडल्ट्स में भी अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। इफ़ यू आर मैरिड दैन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाए तो आप काफ़ी डिस्ट्रेस फील करते हैं, जितना पेरेंट्स के भी नाराज़ होने पे नहीं होता बंदा स्ट्रेसफुल। और अगर वो आपसे हैप्पी हैं और आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं दैन यू विल फील कंफर्टेबल। तो अब यहाँ पर हेजन एंड शेवर ने 4 अटैचमेंट स्टाइल्स एडल्ट्स के इन्होंने प्रपोज किए, जिसमें कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं वो लूजली को रिलेट करते हैं उन अटैचमेंट स्टाइल्स के जो एन वर्थ ने हमें इन्फेंट्स और प्राइमरी केयर गिवर्स के दरमियान जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब वो कौन सा एडल्ट का अटैचमेंट स्टाइल उन बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल के साथ लिंक करता है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास जो है द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल इन एडल्ट्स, जो बच्चों एडल्ट्स में हम सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल पढ़ेंगे वो जो हमारे पास अटैचमेंट स्टाइल है बच्चों का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल उसके साथ वो कॉरिस्पॉन्ड करता है। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हमने बच्चों को पढ़ा था, ये उसके साथ लिंक करता है। इसी तरह एडल्ट्स का है जी एंशियस प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल। एडल्ट्स के अंदर ये कॉरिस्पॉन्ड करता है किसके साथ, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल इन चिल्ड्रन। जो हमने बच्चों का एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल पढ़ा था ये उसके साथ कॉरिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा जो हमारे पास डिसमिसिव अवॉइडेंट एंड द फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स हैं which are distinguished in adults correspond to the single avoidant attachment style in children। तो ये दोनों जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं ये हमारे पास जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है बच्चों का उसके साथ ये कॉरिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल उसी तरह का नहीं होता कि उनके पेरेंट्स चले जाएंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे या उनको भी समझेंगे नहीं। एडल्ट्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सिक्योर में क्या होता है कि ये जो सिक्योर है ये वाला बच्चों के साथ जो हमने देखा था बच्चों के अंदर भी जो सिक्योर अटैचमेंट होती है और जो एडल्ट्स में भी अटैचमेंट सिक्योर स्टाइल होता है ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एडल्ट्स टेंड टू एबल टू फॉर्म डीप रिलेशनशिप विद इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। तो यहाँ पर एडल्ट्स जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ उनकी जो कमिटमेंट होती है या इंटीमेसी होती है वो काफ़ी डीप होती है और उनका ये बिलीव होता है कि दैट दे आर वर्थी एंड कैपेबल ऑफ लव। इसके अलावा अगर उनके दरमियान हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लेते हैं दैन इंडिविजुअल्स विद अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आर कंफर्टेबल विद देयर इंडिपेंडेंस। अगर ये अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको अकेले होने का कोई खौफ नहीं होता और ये अपनी इस रिलेशनशिप को और अपने आप को काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी एंशियस प्री ऑक्यूपाइड।
एंशियस प्री ऑक्यूपाइड हमने पहले बताया कि ये बच्चों में हमने पढ़ा था एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल, ये उसके साथ कोरिस्पॉन्ड करता है। अब इसमें क्या होता है कि एडल्ट्स टेंड टू सीक हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी वेरी क्विकली इन रिलेशनशिप्स, कि यहाँ पर वो जो इंटीमेसी लेवल होता है वो बहुत ही क्विकली रिलेशनशिप में उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस अटैचमेंट स्टाइल में जिन्होंने बहुत ही क्विकली ये अटैचमेंट बनाई हुई होती है, ये कॉन्स्टेंटली वरी रहते हैं। अब इनको क्या, ये क्यों कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं कि एक तो इतना क्विक उन्होंने रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद उनको ये होता है कि उनका जो पार्टनर है वो रेसिप्रोकेटेड नहीं है। दीज इंडिविजुअल्स टेंड टू फेयर बीइंग अलोन, इन लोगों में खौफ होता है कि उनको उनका पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है। एंड दे हैव अ लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उनको अपनी सेल्फ वर्थ पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो डिसमिसिव या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल इन एडल्ट्स, जो कि कॉरिस्पॉन्ड करता है बच्चों के अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के साथ। अब ये क्या डिस्क्राइब करता है कि इंडिविजुअल्स हु प्लेस अ लार्ज वैल्यू ऑन देयर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये वो लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ वैल्यू पे, अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब इस तरह के लोग क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं कि वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में एंटर हों या किसी से कोई रिलेशनशिप बनाएं या कोई इंगेजमेंट किसी भी इंटीमेट सिचुएशन में खुद को इंगेज करें, वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल ज़्यादातर डिफेंसिव होते हैं एंड अनविलिंग टू डिस्कस देयर फीलिंग्स, और ये लोग अपनी फीलिंग्स को भी डिस्कस नहीं करते। अगर इनका बचपन में अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है तो एडल्ट्स में, एडल्टहुड में इनमें डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल देखने में मिलेगा। सो इसके बाद आता है जी फेयरफुल अवॉइडेंट, ये भी बिल्कुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल अगर ये बच्चे भी फेस करते हैं अपने चाइल्डहुड में, तो फिर ये कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स विद अ फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आर ऑफन सर्वाइवर ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एडल्ट्स होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट से सर्वाइव करके आए होते हैं, जैसे कि किसी भी तरह का अब्यूज़ किसी भी एज में। सो दे टेंड टू डिज़ायर क्लोज रिलेशनशिप्स, ये चाहते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो, लेकिन इनको ये भी खौफ होता है फेयर द पोटेंशियल नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, कि उनकी इस रिलेशनशिप पे बहुत ही कोई नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है, बहुत ही नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगी उन ट्रॉमेटिक इवेंट्स की अगर उनको पता लग गया तो। सो अब ये लोग इनकी ख्वाहिश तो होती है कि वो क्लोज रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। दे फेस डिफ़िकल्टी विद ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस ऑन अदर्स, कि दूसरों को इनको दूसरों पे डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इनको उन पे इंटरेस्ट भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ इन लोगों में देखने में मिलती है। इनका अटैचमेंट स्टाइल अपने पार्टनर के साथ कुछ इस तरह का होता है। फिर हमने देखा कि अटैचमेंट हमने क्या पढ़ी थी, पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़े थे, जिसको दिया था, डिस्क्राइब किया था डियाना बॉमरिड ने। ठीक है, इन्होंने हमारे डिफरेंट बिहेवियर के टाइप्स को उनके पेरेंट्स के साथ रिलेट करके बताया था कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं तो बच्चों में किस तरह का बिहेवियर डेवलप हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो पास्ट रिसर्चेज हैं उनमें 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल जो थे वो डिस्क्राइब किए थे, लेकिन जब इस पर मेजर फर्दर इस पर कंटिन्यू हुआ, इस थ्योरी को रिन्यू किया गया, तो इसमें फिर हमारे पास 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल सामने आए, जिसमें है अथॉरिटेटिव, परमिसिव, अथॉरिटेरियन एंड निग्लेक्टफुल। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल की बेस्ड है ये 2 डायमेंशंस पर है। पेरेंटिंग को जो बिहेवियर है इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। पहली होती है डिमांडिंगनेस, कि डिमांडिंगनेस रेफर्स टू द एक्सटेंट दैट पेरेंट्स कंट्रोल देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर और डिमांड देयर मैच्योरिटी। यहाँ पर डिमांडिंगनेस में क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि वो मच मोर मैच्योर बिहेवियर शो करें। सो ये पहली डायमेंशन है डिमांडिंगनेस की। और सेकंड डायमेंशन है इसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, द सेकंड डायमेंशन है रिस्पॉन्सिवनेस हमारी पेरेंटिंग बिहेवियर की सेकंड डायमेंशन। इसमें अब क्या होते हैं, विच रेफर्स टू द डिग्री दैट पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग एंड सेंसिटिव टू देयर चिल्ड्रंस इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स को, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हैं, उनकी इमोशनल स्टेट्स डिफरेंट हैं और उनको डेवलपमेंटल नीड्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारे रिस्पॉन्सिवनेस पेरेंटल बिहेवियर इस पर फोकस करते हैं। सो ये 2 तरह की डायमेंशंस होती हैं पेरेंटिंग बिहेवियर में, डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम देखेंगे ये जो हमने 4 तरह के पेरेंट्स देखे हैं, इनमें ये दोनों तरह की जो डायमेंशंस हैं किस तरह से वर्क करती हैं। यहाँ पर एक टेबल है आपके सामने, हाई रिस्पॉन्सिवनेस
लो रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब रोज़ में हमने रिस्पॉन्सिवनेस की डायमेंशन ली है और हमने कॉलम्स में डिमांडिंगनेस की डायमेंशन ली है। अब इसके नीचे आपको 4 पेरेंटिंग स्टाइल नज़र आ रहे हैं। अगर पेरेंट्स हाई रिस्पॉन्सिवनेस हैं और हाई डिमांडिंगनेस भी हैं तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा? अथॉरिटेटिव। इसी तरह से अगर पेरेंट्स हाई रिस्पॉन्सिवनेस हैं बट उनकी डिमांडिंगनेस लो हैं तो वो पेरेंटिंग स्टाइल होता है परमिसिव। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है। अगर लो रिस्पॉन्सिवनेस है लेकिन हाई डिमांडिंगनेस है तो फिर अथॉरिटेरियन, मतलब बहुत ही सख्त किस्म के पेरेंट्स होते हैं कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे वो बच्चों के एक्शंस की। सो ये क्या है? अथॉरिटेरियन। और उसके बाद आता है जी हमारे पास निगलेक्टफुल, तो ना तो ये डिमांडिंगनेस होते हैं और ना ही रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं। तो ये दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इन नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में आपको देखने में नहीं मिलती। तो ये क्या होते हैं? निगलेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं। सो सबसे अच्छे कौन से पेरेंट्स हैं? अथॉरिटेटिव, कि डिमांड्स भी होती हैं लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस भी इनमें होती है। अब अगर हम इनमें देखें कि ये बच्चे अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है, इस तरह के बच्चे जो हैं वो वेल बिहेव होते हैं विद सेल्फ एस्टीम एंड सुपीरियर सोशल स्किल्स। बिहेव बहुत अच्छा करते हैं और उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनका सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी हाई होता है। परमिसिव पेरेंट्स में अगर देखें तो इनके बच्चे काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, मतलब ना तो रिस्पॉन्सिवनेस है और ना ही उनमें डिमांडिंग है कोई, तो वो उनके बच्चे काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं। ईगो सेंट्रिक होती हैं। ईगो सेंट्रिक हम आगे टर्म पढ़ेंगे। ईगो सेंट्रिक का मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझना है ना समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा हैव डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी नहीं बना सकते सक्सेसफुल। इसके बाद हमारे पास आता है जी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दबा के रखा जाता है, सुनी उनकी बिल्कुल नहीं चाहती, तो इन बच्चों में सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लो होती है और उनकी सोशल स्किल्स भी लो होती हैं। तो लास्ट में हमारे पास आते हैं जी निगलेक्टफुल पेरेंटिंग। हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि ये कैसे पेरेंट्स होते हैं। ये बहुत ही कोल्ड होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं अपने बच्चों के लिए। और निगलेक्टफुल पेरेंट्स टेंड नॉट टू एस्टैब्लिश रूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन एंड आर ऑफन इनडिफरेंट टू हाउ देयर चिल्ड्रन बिहेव। सो कोई रूल्स नहीं होते, कोई नॉर्म्स नहीं होते, बच्चे को जो करना है कर ले, ना तो उनकी कोई डिमांड है बच्चों से और ना ही बच्चों को लेके किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शो करते हैं, ना उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही पूछते हैं। तो इस तरह की पेरेंटिंग के बच्चे काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं एंड हैव एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सुसाइड। तो इस तरह के पेरेंट्स के बच्चों में सुसाइड रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल के जो बच्चे होते हैं उनमें सुसाइड रेट्स भी हाई होते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टेज थेरीज। स्टेज थेरीज क्या हैं? अब हमने नेचर वर्सेस नर्चर की बात की कि किस तरह से नेचर वर्क करती है और किस तरह से नर्चर हमारी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल या अटैचमेंट स्टाइल किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है कि ये जो स्टेजेस हैं कि क्या ये इनमें कॉन्टीन्यूटी होती है या फिर डिसकॉन्टीन्यूटी। मतलब एक आर्गूमेंट हो रहा है कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। डू वी डेवलप कंटिन्यूली एट अ स्टेडी रेट फ्रॉम बर्थ टू डेथ? क्या जो भी चेंजिंग्स हो रही हैं बर्थ से लेकर डेथ तक वो कंटिन्यूली हो रही हैं या उसमें हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ डिसकॉन्टीन्यूस होता है कि सबसे पहले जैसे कि फिट्स होते हैं, स्टार्ट्स कुछ पीरियड्स स्टार्ट होते हैं रैपिड डेवलपमेंट के, उसके बाद उसमें थोड़ा सा लिटिल चेंज आ जाता है, तो क्या ये डिसकॉन्टीन्यूस होता है या नहीं? तो इस पर आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद इस पर वर्क हुआ कि इधर हमें इसको क्या कहना चाहिए। तो अगर हम बायोलॉजिकली बात करें वी नो, हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट इज़ समवट डिसकॉन्टीन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक डिसकॉन्टीन्यूस होती है, क्योंकि हम जब इन्फेंट होते हैं, मतलब पहले 2 साल या 3 साल की हमारी एज होती है इन्फेंट की देखें तो उसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। इवन हमारे जो न्यूरल इम्पल्सिस जो एक सिग्निफिकेंट पाथ में उनका बन रहा होता है ना न्यूरॉन्स का, वो भी 50,000 टाइम्स ज़्यादा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी न्यूरल ट्रांसमिशन होती है या उसका एक सिग्निफिकेंट पाथ पे बन रहा होता है उससे ट्वाइस डबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फेंट एज। और जैसे ही हम अपनी एडोलसेंट एज में जाते हैं तो कुछ ग्रोथ होती है जो बहुत तेज़ी से होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लाइफ के दूसरे टाइम में नहीं होती। एडोलसेंट्स में क्या होता है कि जब हमारी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और हमारी जो फिज़िकल चेंज है वो बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्ट। ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पर्ट होती है इस एज में। फीमेल्स में अगर देखें तो 10 to 15 एज होती है जिसमें
गर्ल्स जो हैं उनमें एक्सपर्ट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उनकी मैक्सिमम हाइट 15 साल की उम्र तक ओके हो जाती है, मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच जाती है। जबकि जो मेल्स होते हैं इनमें ये जो एडोलसेंट्स में स्पर्ट ग्रोथ होती है ये 12 to 17 होती है। गर्ल्स जो होती हैं वो 2 साल फास्ट चलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो फीमेल्स 10 to 15 एंड मेल्स 12 to 17। मेल्स की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 17 एज तक डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या इस वजह से कह रहे हैं कि ये डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होती है बायोलॉजिकली। फिर कुछ स्टेज में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती हैं और कुछ स्टेज में कुछ और तरह से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है जो कि बाकी लाइफ में नहीं हो रही होती। इन्फेंट्स में अगर ग्रोथ होती है न्यूरॉन्स की या माइलिनेशन की या उनके इम्पल्सिव पाथवेज की या जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके पाथवेज डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एडल्ट। अगर हम 20s तक पहुँचते हैं तो 20s के बाद डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है हमारी एज में। ईच एंड एवरीथिंग डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और वो तब तक डिक्लाइन होती रहती है जब तक डेथ नहीं हो जाती, तो वो स्टॉप नहीं होती। सो इस वजह से कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली बायोलॉजिकली नहीं होती। देन व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकली? तो फिर साइकोलॉजिकली क्या होता है? डू वी डेवलप इन आवर थाट्स एंड बिहेवियर कॉन्टीन्यूसली और डिसकॉन्टीन्यूसली? हमारे थाट्स एंड बिहेवियर जो हैं ये फिर कॉन्टीन्यूसली डेवलप होते हैं या इनमें भी डिसकॉन्टीन्यूटी हमें देखने में मिलती है? तो यहाँ पे हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं लेव विगोस्की, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ वन आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक रेंज होती है टास्क की जिसमें बच्चों के पास बहुत सारे टास्क होते हैं। इसमें से कुछ टास्क ऐसे हैं जो बच्चे इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें बच्चों को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, वो किसी सिबलिंग, पेरेंट या टीचर की हेल्प के बगैर उसको नहीं कर सकते। तो ये मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, ऐसा पर्सन जिसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज है वो उसकी हेल्प के बगैर नहीं कर सकते, उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर्स भी कहते हैं। और उस बच्चे की हेल्प करना कि वो टास्क सीख जाए, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैफोल्ड्स। So teacher and parents provide scaffolds for teacher to help them accomplish task at the upper end of their zone of proximal development, ताकि उनके जो zone of proximal development का upper level है वो उसको भी complete कर सकें। इसी तरह से सेवरल थेरीज आए सामने जिन्होंने ये कंक्लूड किया कि हम बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसको हम पास करते हैं और हमारी डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेड्स उन स्टेजेस में डेवलप हो रही होती हैं और वो थेरीज़ जो हैं इन स्टेजेस को एक्सप्लेन भी करती हैं। सो अगर हम स्टेज थेरीज़ को भी देखें दैन स्टेज थेरीज़ आर बाय डेफिनेशन डिसकॉन्टीन्यूस थेरीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो बायोलॉजिकली भी डिसकॉन्टीन्यूस है और साइकोलॉजिकल भी डिसकॉन्टीन्यूस थेरीज़ हैं डेवलपमेंट की। अगर हम स्टेजेस देखें जैसे कि हमारे पास सिगमंड फ्राइड की या एरिक एरिक्सन की थेरीज़ हैं जिन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स पर वर्क किया, इन दोनों का क्या कहना है? देयर base their stages on the psychoanalytical theories and are therefore less scientifically verifiable than the other stage theories। अब हम इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी स्टेजेस पढ़ेंगे वो सारी साइंटिफिकली वेरीफाइबल हैं, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन का वर्क है ये साइंटिफिकली वेरीफाइबल नहीं है, लेकिन इनको बहुत सारे कल्चर्स में इनकी थेरीज़ को यूज़ किया जाता है और जो हमारे कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन थेरीज़ पे वर्क नहीं करते। उनका ये कहना है कि सिगमंड फ्राइड ने जो भी वर्क किया था, अगर बेसिकली उन्होंने भी केस स्टडी की थी लेकिन उन्होंने इस वजह से बदनाम ज़्यादा है, रुस्वा ज़्यादा हो गई कि इन्होंने वहाँ पे जो केस स्टडीज़ की उसके कोई नोट्स नहीं बनाए। अगर इंटरव्यू किया तो उसके नोट्स नहीं बनाए, तो अगर वो उसके नोट्स बनाते और उसकी क्वालिटेटिव ही एनालिसिस कर लेते तो फिर हम इसको भी कह लेते कि ये भी वेरीफाइबल रिसर्च थी। तो हमारे कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट इन थेरीज़ को नहीं मानते। अब ये क्या है? ईच स्टेज थेरी डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर डेवलप। अब हमारी ये जो स्टेज थेरीज हैं ये सारी यही बताएंगे कि हमारे थॉट्स एंड बिहेवियर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स किस तरह से डेवलप होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी एक स्टेज थेरी है वो किसी और स्टेज थेरी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, उसके साथ मतलब उसके रिस्पॉन्स में आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट थेरीज़ हैं जो डिफरेंट थिंग्स को बच्चों की सेम एज के हवाले से डिस्क्राइब कर रही हैं। तो सो बी केयरफुल, जब आपको अगर कंट्रास्ट करना हो किसी भी थेरी को तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि हर चीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं आई हुई, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो कर रहे हैं चाइल्डहुड के। अगर हम इन थेरीज़ को आपस में कंपेयर भी करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपको कहा जाए कि एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करें। सो एक ही चीज़ कंपेयर हो सकती है कि दोनों में सीड्स होते हैं उसके सीड्स ब्लैक होते हैं और उसके वाइट होते हैं।
स्टेज स्टेज में भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखी, उसके बाद हम देखेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे थॉट्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं और इस पर किसने काम किया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एज वेल एज अ स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो सारी एबिलिटीज़ हैं ये किस तरह से प्रोसेस करती हैं। अब बहुत सारी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत सारी थेरीज दी गई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम पढ़ते भी हैं वो है स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे की थेरी, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क किया था। और उसके बाद है जी रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव विगोस्की, इन्होंने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया। तो ये दोनों कौन सी हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और लेव विगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। जी सबसे पहले पियाजे की स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना आसपास की जो दुनिया है उसका मेंटल मॉडल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो बच्चों जो जीन पियाजे हैं इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि कैसे बच्चों को ऑब्जर्व करके, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करके कि वो, और ये देखा कि वो किस तरह बच्चे जो हैं डिफरेंट सेम एज ग्रुप के बच्चे अगर उनको कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम दिया जाए तो वो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं और वो किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। तो उसने जब ये सारी ऑब्जर्वेशन की उसने ये देखा कि जो सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह के प्रॉब्लम को सेम ही तरीके से हल कर रहे हैं और वो सेम ही तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसकी बेस पर जो उसने रिजल्ट्स कंक्लूड किए, उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं उनमें 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस होती हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो है जी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें एज होती है 0 to 2 months, ये 0 to 2 years, सॉरी ये ईयर्स में लिखा हुआ है, समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन मंथ्स में आया होता है, मतलब 0 to 24 months। तो वो फिर आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है कि ये कौन सा साल बनता है। सेंसरी मोटर स्टेज है जी 0 to 2 years। सेंसरी मोटर सेंस से जाहिर है कि बच्चा यहाँ पे जो भी करेगा वो अपनी सेंसेस के थ्रू ही करेगा। इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट एंड सेंसेस, अपनी मूवमेंट से या सेंसेस से उसने अपनी दुनिया को पहचानना है और एक मेंटल इमेज बनानी है। तो उसको लेके बच्चे जो हैं वो एक स्कीमेटा डेवलप कर लेते हैं अपने ब्रेन में, और इसके साथ साथ जैसे ही वो 2 years की लास्ट में पहुंचते हैं तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का एविडेंस भी शो करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 6 years तक होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 6 to 11 years तक, एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ years में ये स्टार्ट होती है। प्री ऑपरेशनल में बच्चे जो हैं वो ईगोसेंट्रिकली थिंक करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर किसी एक बड़े बाउल से छोटे बाउल में अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, छोटे से बड़े में करते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको वो सब नहीं समझ पाते, जिसको हम जिस सेंस को हम कहते हैं कंजर्वेशन। तो ये कंजर्वेशन जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे नहीं समझते। जब वो कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचते हैं तो बच्चे फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, जो हमने देखा कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको नहीं समझ पाते। तो वो कंजर्वेशन जो है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना कि अगर छोटे से बड़े में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वांटिटी कम हो गई है, क्वांटिटी तो वही है, जस्ट उसका ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ है। सो इस फिनोमिना को समझ लेना, दैट इज़ कंजर्वेशन। तो ये कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन आता है, कंजर्वेशन। तो ये मोस्टली पूछा जाता है कि ईगो सेंट्रिक कौन से लोग होते हैं जी, कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज में होती है, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें होती है, और कंजर्वेशन किस में होती है? कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो इस तरह से पूछे जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली एंड एब्स्ट्रैक्टली एंड अंडरस्टैंड हाइपोथेटिकल्स। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो लॉजिकली थिंक करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होती हैं, और वो हर तरह से जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा बाकी सारी भी जितनी थॉट्स होती हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं और एब्स्ट्रैक्टली उसका कंक्लूजन भी विड्रॉ करते हैं। ऊपर वाली स्टेजेस में वो जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मल में वो फिर इससे थोड़ा ऊपर स्टेज में आते हैं, हर चीज़ को वो क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे पास आती है जी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये जैसी बर्थ होती है तब से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 2 years तक रहती है, और इस एज के बच्चे जैसे बताया कि ये रिलाई करते हैं अपनी एबिलिटीज़ पे, और वो कौन सी एबिलिटीज़ हैं वो उनकी सेंस और मूवमेंट से रिलेटेड हैं। वो सेंस करते हैं, मूव करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि बच्चे अगर किसी चीज़ों को देखते हैं, टच करते हैं,
यहाँ पे चीज़ों को अपने मुंह में डालते हैं तो वो स्कीमेटा डेवलप कर लेते हैं। स्कीमेटा क्या है कि ये कुछ मॉडल्स होते हैं, थेरीज आती हैं कि किस तरह से दुनिया जो है वो काम कर रही है। सो इसको कहते हैं स्कीमेटा। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा स्कीमा जो है वो अडॉप्ट करता है कि एवरीथिंग विच इज़ स्मॉल फरी एनिमल्स विद पॉइंटी एयर्स एज कैट। कि अब अगर उसे कोई भी ऐसी चीज़ मिलेगी जो छोटी है, फरी है और उसके बड़े बड़े कान हैं, तो वो कहेगा कैट है। अब उसको कैट का तो पता लग गया कि ये कैट है। वो जो भी इस तरह के एनिमल देखेगा वो उसे कहेगा ये कैट है। ठीक है, ये क्या है? कैट है। किसी भी एनिमल को देखें, अगर आप किसी बच्चे को भी दिखाएं, अगर आप उसे स्पैरो का कंसेप्ट देते हैं तो कोई भी बर्ड जो उड़ने वाला है वो उसे कहेगा स्पैरो। फिर अब हम उसको डिफरेंस करना सिखाते हैं कि अगर वो उड़ रहा है तो वो स्पैरो नहीं है, वो क्रो है, वो ईगल है, एंड लाइक दैट। अब जब ये हम स्कीमा बनाते हैं तो इसमें भी 2 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है जी एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन क्या है? जो हमारी करंट सिचुएशन होती है उसमें अपने स्कीमेटा को अप्लाई करना। इफ़ अ चाइल्ड लर्न्स दैट ट्रगलिंग हर फेवरेट टॉय कैन ब्रिंग इट क्लोजर, शी कैन एक्सटेंड दिस नॉलेज टू ब्रिंग अदर ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हर। अब बच्चे को ये पता है कि अगर मैं इस चीज़ को ड्रैग करूँगा तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर बच्चे को घड़ी की भी आवाज़ आएगी तो वो कहेंगे कि बाबा आ गए, डोर नॉक होगा तो बाबा आ गए। तो वो क्या होता है, एक स्कीमेटा उनके जहन में डेवलप हो चुका होता है कि इस चीज़ से ये चीज़ होती है। सो इसी तरह बच्चे अगर किसी चीज़ को खींच के अपने पास लाते हैं तो वो क्या कहते हैं, एसिमिलेशन होती है कि वो जो भी उन्होंने स्कीमेटा डेवलप किया है उसको वो हर चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं। कि किसी भी चीज़ को अगर टगल किया जाए, खींचा जाए, ड्रैग किया जाए तो वो हमारे पास आ जाती हैं। वो इसको हर चीज़ पे अप्लाई करते हैं। अगर कोई खाने की चीज़ है पड़ी हुई है तो उसको वो खींच के अपने पास लाएंगे। वो समटाइम्स ये एक बड़ा अलमिया होता है मदर्स के लिए कि अगर आपने खाना रखा हुआ है दरअसल वहाँ पे उनको पता है कि अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर अगर कोई सालन है या पानी है या कुछ भी ऐसी गिरने वाली चीज़ है, वो खींचा तो वो उसके पास आने के बजाय सारी गिर जाएगी। सो अब यहाँ क्या होता है कि अगर इस तरह का कुछ ओकेजन उनके साथ हो जाता है तो उन्हें अपने इस स्कीमेटा को रिवाइज़ करना होता है। जो उनके सामने अब करंट न्यू इन्फॉर्मेशन उनके सामने आई है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अब उन्हें अपने स्कीमेटा को रिवाइज़ करना होगा। सो इस रिवीजन के प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन। कि हमने अब अपने स्कीमेटा को रिवाइज़ किया है और जो पहले से एक इन्फॉर्मेशन थी कि चीज़ें ड्रैग करने से हमारे पास पहुंच जाएंगी, अब वो कंसेप्ट थोड़ा मैच्योर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से बच्चे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है कि अगर बच्चा जो है उसको लगता है कि चीज़ खींचने से हमारे पास आती है, तो अगर एक कैट बैठी है, अगर वो उसको बार बार खींच रहा है अगर कि वो हमारे पास आएगी तो उसको ये नहीं पता कि ये जो कैट है ये पास आने के बजाय भाग जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन बच्चा अपने स्कीमेटा को रिवाइज़ करेगा और अंडरस्टैंड करेगा कि सिर्फ वही चीज़ें आपके पास आ सकती हैं जो इनएनिमेट होती हैं, जो मूव नहीं कर सकती। हम उनको अपने पास खींच सकते हैं, लेकिन जो एनिमेट वंस हैं जो मूव कर सकती हैं वो आपके पास नहीं आएंगी बल्कि वो भाग जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही बच्चा सेंसरी मोटर की स्टेज की एंड स्टेज में पहुंचता है तो पियाजे ने डिस्कवर किया कि उनमें कैपेसिटी और डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। फर्स्ट स्टेज की एंड में ये जो कैपेसिटी है ये डेवलप हो जाती है। इस कैपेसिटी में क्या होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि बच्चा ये समझ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके सामने, जब वो मतलब उनको नज़र नहीं आ रहा, अगर हमने कोई चीज़ छुपा दी है किसी पिल्लू के नीचे, तो इससे पहले तक बच्चा ये समझता है कि अगर चीज़ छुपा दी गई है तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो गई है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस की जब कैपेसिटी डेवलप हो जाती है तो बच्चे को अगर कहा जाए कि एक चीज़ गायब हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो हालांकि अपने पिल्लू के नीचे छुपाई है तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। उसे पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो अपने ब्लैंकेट को या पिल्लू को उठाएगा और बताएगा कि ये रही है ये पड़ी है चीज़। सो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आती है जी हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ये सेकंड स्टेज है। 2 to 6 ईयर्स इसका ड्यूरेशन है। इसमें अब क्या होता है कि बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिज्म बिहेव जो होता है ना, वो उनका ईगो सेंट्रिज्म होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनका पर्सपेक्टिव जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है और ये दुनिया को और दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बहुत डिफरेंटली परसीव करते हैं। उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। अगर आप बच्चे को कोई बात समझा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो कहेगा नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। सो ये क्या होते हैं, ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। 2 to 6 ईयर्स वो आपकी बात को ना तो समझ पाते हैं ना ही उसको समझना चाहते हैं। मतलब
परसीव ही नहीं करते उस तरह से जैसे हम लोग परसीव कर रहे होते हैं, जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर एक टेडी बेयर किसी गर्ल के सामने रख दिया जाए, टेबल पे टेडी बेयर पड़ा है, सामने एक गर्ल है और उसके पीछे बॉय बैठा है, तो अगर उस गर्ल से पूछा जाए कि ये जो टेडी बेयर है उस बॉय को कैसा नज़र आ रहा है, तो वो यही बताएगी कि बॉय को भी उसका फ्रंट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे जो फ्रंट नज़र आ रहा है। तो वो ये नहीं समझ पाएगी कि वो जो पीछे वाला बच्चा है वो उसको डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है, उसको टेडी बेयर की बैक नज़र आ रही है। सो दैट इज़ द ईगोसेंट्रिज्म, सेल्फ सेंटर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप होते हैं, तो इनकी ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें एक और थेरी ऑफ माइंड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। थेरी ऑफ माइंड क्या है? थेरी ऑफ माइंड रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर जो है इनको वर्ल्ड की मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं और ये भी बताना लग जाते हैं कि वो बच्चा जो ईगोसेंट्रिज्म है वो इस ईगोसेंट्रिज्म को ओवरकम करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना शुरू कर देता है एट द एंड ऑफ दिस एज। कि पहले अभी हमने देखा कि जो बच्ची ने बताया कि जो पीछे बच्चा बैठा है उसको बैक नज़र आ रही है, सॉरी उसको भी फ्रंट ही नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे फ्रंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब एट द एंड ऑफ दिस स्टेज वो ये बताएंगे कि बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है उससे टेडी बेयर की बैक नज़र आ रही है, फ्रंट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका फेस तो मेरी तरफ है और बैक बेबी की तरफ दूसरे बच्चे की तरफ है, तो वो सिर्फ बैक को ही देख सकता है। तो उनका ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे थोड़ा सा ओवरकम हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है जी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पर क्योंकि उनको फिजिकल वर्ड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन स्टिल वो जो एक्शन या ऑपरेशंस होते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स के, उसको अभी भी वो नहीं समझ पाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है हमारे पास, इसमें जो कि जनरली फ्रॉम एज 6 to 11 ईयर्स जो इसकी एज ड्यूरेशन है, यहाँ पे बच्चा जो है लर्न करता है कि किस तरह से ऑपरेशन जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस तरह से ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, इसको वो सीखते हैं। अब इसके लिए जैसे हमें पता है कि एक वाटर है, वो बड़ा फेमस एक्सपीरियंस है कि अगर हम इन वाटर एक स्मॉल ग्लास है और एक छोटा ग्लास है, अगर हम इसमें छोटे वाले में रखेंगे तो लगेगा कि वो फुल है और ज़्यादा है, अगर हम उसे बड़े में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो थोड़ा हो जाएगा देखने में, तो हालांकि क्वांटिटी तो वही है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। मतलब एक जो क्वांटिटी है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की, वो उसको नहीं समझ पाते। सो इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये वाले बच्चे जो होते हैं इनमें ये कोग्निटिव माइलस्टोन होता है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, ये इनमें डेवलप नहीं होता है इस स्टेज में। सॉरी, इस स्टेज में ये जो कंसेप्ट है अगर हम एंड में जाएँ तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये इनमें डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि पहले वाली स्टेज में नहीं होता। और इनको ये भी समझ में आ जाता है कंजर्वेशन में कि अगर ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, चाहे उनको किसी भी बर्तन में डाल दें, अपीयरेंस चेंज होती है लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो 6 to 11 ईयर्स की एज के लास्ट में पहुंच के ये वाला सेंस उनमें अच्छे से डेवलप हो जाता है। इसके बाद आती है जी हमारे पास लास्ट स्टेज प्याजे की, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे फाइनल स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये कब से स्टार्ट होती है? 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट एडल्टहुड तक ये स्टेज रहती है। प्याजे स्टेज को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि एज द टाइम दैट चिल्ड्रन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन एंड अदर माइंड्स एंड बिगिन टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली। अभी अपने आप को भी समझते हैं, दूसरों को भी समझ रहे होते हैं और उसकी रीजन्स भी वो बायोलॉजिकली एब्स्ट्रैक्टली और रीजनेबली उसकी रीजन्स भी बता रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है। सो ओल्डर चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कम्प्लेक्स कंसेप्ट लाइक मोरालिटी एंड फ्रीडम। तो ये ओल्डर बच्चे जो होते हैं जिनकी एज ऐसे ऐसे ज़्यादा होती जाती है, वो मोरालिटी और फ्रीडम के कम्प्लेक्स किस्म के कंसेप्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। सो ये फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी हद तक बाहर आ जाते हैं कि उस फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन तो है जैसे हमने लास्ट स्टेज में देखी, लेकिन अब यहाँ पे मोरालिटी और फ्रीडम को भी समझते हैं ये बच्चे। इसके अलावा ये हाइपोथेटिकल टर्म्स भी इस स्टेज में समझते हैं कि किस तरह से हम हाइपोथेटिकली किसी चीज़ को एज्यूम करके उसके कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन अगर कोई सिचुएशन है उसको फेस कर रहे हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं या काउंटर फैक्चुअल सिचुएशंस हैं जिनको उन्हें फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ख़त्म होती हैं जी प्याजे की स्टेजेस। उसके बाद हमारे पास जैसे कि सेकेंड कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, फ्रेशियन हैं।
लेव विगोस्की हैं, इन्होंने जो दिया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉग्निटिव थ्योरीज के हवाले से, वो था सोशियो कल्चरल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल व्यू ऑफ डेवलपमेंट या सोशियो कल्चरल डेवलपमेंटल थ्योरी की बात करें तो वो लेव विगोस्की की होगी। अब यहाँ पे लेव विगोस्की का ये मानना था कि पियाजे ने जो थ्योरी एक्सप्लेन की, उन्होंने सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस को कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं किया। मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उसको डिस्कस नहीं किया, वो इसको डिस्कस या डिस्क्राइब करने में फेल हो गए हैं। सो अब सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करेंगे लेव विगोस्की। इनका ये आर्ग्यू था कि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी हद तक स्पेसिफिक कल्चरल टूल्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज है या मैथ्स है, तो कल्चरल टूल्स होते हैं जिसमें वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। इसके अलावा अगर दूसरों से इंटरेक्शन करनी है तो कैसे करनी है, इसमें भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। सो विगोस्की क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसने कंसेप्ट डेवलप किया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चों के पास एक रेंज होती है, कुछ स्किल्स होती हैं जो वो खुद से भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्किल्स की रेंज होती है जो वो खुद से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों रेंजेस हैं कि वो कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते इसके लिए इनको ज़रूरत होती है मोर नॉलेजेबल अदर्स की, कि ऐसे लोग जिनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टास्क को समझने की, करने की और उसे कंपेयर करने की। So Vygotsky maintained that learners gain new abilities by working on skills within their zone of proximal development with the assistance of an MKO. और ये जो असिस्ट करता है जो बंदा जिस भी काम में, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट भी बताया। फॉर एग्जांपल अगर आपको राइड बाइक करनी है या बाइसिकल चलाना सिखाना है किसी बच्चे को, तो आप वहाँ पे किसकी असिस्टेंस, किसकी हेल्प लेते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स की, ऐसे कि जो आपको ये काम सिखा सकता है, जिसको ऑलरेडी पता है कि साइकिल किस तरह से चलाई जाती है। सो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ये हमारे पास एक जोन होता है पूरा, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जो लर्नर जो है वो अपने आप कर सकता है, खुद से कर सकता है। और फिर थिंग्स द लर्नर कैन डू विद हेल्प, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लर्नर किसी की हेल्प से कर सकता है। तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली ये दोनों चीज़ें होती हैं। और ऐसी चीज़ें जो वो पर्सन नहीं कर सकता बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो वहाँ पे वो किसी हेल्प लेगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स की, MKO की, और उनसे हेल्प लेना जब वो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं कोई स्किल सिखाने में, तो उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। सो ये क्या होता है कि जब ये वो चीज़ें वो नहीं कर पाते, वो भी फिर इस वाली चीज़ में आ जाती है जो हमारी सेकंड जोन है, थिंग्स द लर्नर कैन डू, फर्स्ट हमारे पास जो रेंज है थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन हर ओन। तो अगर वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो वो भी इस फर्स्ट जोन के अंदर आ जाते हैं, क्या वो खुद से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये जो आउटर लेयर है ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसमें हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है जो हम दूसरों की हेल्प के बगैर नहीं कर पाते, और जब हम हेल्प लेते हैं तो वो भी फिर हमारे इस फर्स्ट स्मॉल वाले सर्कल में ऐड हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें स्टिल ऐसी रहती हैं कि जो हम अकेले नहीं कर सकते और हमें कॉन्टीन्यूसली किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो ये हमारा पूरा जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, कि हम चीज़ें सीखते हैं जिसमें हमें अपने असिस्टेंस, किसी न किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत रहती है। हर चीज़ हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। सो उसके बाद आती है जी हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद जी मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या है, द स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ दिस हैपन्स, कि ये सब जो हुआ है ये किस तरह से हुआ है। कि बच्चे जो हैं, जैसे कि हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थ्योरी में देखा कि यंग बच्चे जो सेंसरी मोटर या प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं और वो दुनिया को सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। तो फिर कैसे ये बच्चे अपनी ये जो सेल्फिश स्टेट होती है उनके माइंड की, इससे किस तरह से वो बाहर निकलते हैं कि वो दूसरे लोगों की वर्थ को, उनकी डिग्निटी को अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें। सो इसको अब फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं जी मॉरल डेवलपमेंटल थेरीज़ के थ्रू। मॉरल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टिगेशन हुई कि अब ये किस तरह से होता है, कि दूसरों की डिग्निटी को आखिर वो कैसे समझने लग जाते हैं। सो कोलबर्ग स्टेज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग ने इस पे काम किया और उन्होंने हमारे पास 3 लेवल हमारे इसके डिस्क्राइब किए, उनको रीजंस बताई कि मॉरल डेवलपमेंट की क्या रीजंस हैं या मोरालिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, इसका पूरा नाम है जी इनका लॉरेंस कोलबर्ग, मॉरल रीजनिंग प्रोसीड्स थ्रू 3 मेजर स्टेजेस। मॉरल रीजनिंग जो है इसकी 3 कंसेक्टिव स्टेजेस हैं और हर स्टेज की फर्दर इसको 2 सब स्टेजेस में भी डिवाइड कर दिया गया है। अब ये कौन कौन सी स्टेजेस हैं, सबसे पहले है जी प्री कन्वेंशनल स्टेज।
प्री कन्वेंशनल स्टेज में हमारे पास 2 सब स्टेजेस हैं, जिसमें है ओबीडियंस होते हैं, पनिशमेंट मिलेगी तो वो इसलिए ओबीडियंट होते हैं, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट होता है। इसमें मोटिवेशन क्या होती है इनकी ओबीडियंस या पनिशमेंट में, टू अवॉइड पनिशमेंट, वो पनिशमेंट ना मिले तो इसलिए ओबीडियंट रहते हैं बच्चे। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो उनका कोई भी काम करने में उनका अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उससे उनको रिवॉर्ड मिलेगा। सेकेंड लेवल या सेकेंड स्टेज है जी कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें 2 सब स्टेजेस हैं, कन्फर्मिटी एंड अथॉरिटी। कन्फर्मिटी में क्या होता है, टू बी सीन एज अ गुड पर्सन बाय वंस पेयर्स, कि जो उनका अपना दोस्त है या पार्टनर है उनमें वो बहुत अच्छा पर्सन नज़र आए। अथॉरिटी में क्या है, टू फॉलो द रूल्स, कि उन्होंने जो भी नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं उनकी सोसाइटी के, उसको फॉलो करना है। लास्ट लेवल या लास्ट स्टेज है जी हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी फर्दर 2 सब स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि जिससे उनकी जो लाइफ है, जिससे वो दूसरों की या हर एक की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, सो दैट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में क्या है कि वो वंस ऑन केयरफुली डेवलप मॉरल कोड, कि वो मॉरल कोड एक खुद से अच्छे से डेवलप करते हैं, जो कि सोशली नॉर्म्स जो इस्टेब्लिश होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। अब इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी है जिसका हम कहते हैं हेंस डिलीमा। हेंस डिलीमा क्या था कि यहाँ पे कॉलबर्ग ने इस थेरी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स के रिस्पॉन्सेज को स्टडी किया, और उसमें मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज टू सीरीज़ ऑफ मॉरल डिलीमास की, कुछ मॉरल डिलीमास की सीरीज़ थी, उस पर लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं या क्या रीजंस बताते हैं, तो उसको फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब इसमें जो मोस्ट फेमस डिलीमा है हेंस डिलीमा जिसको कहते हैं, जिसमें एक आदमी है जो कि अपनी लाइफ सेविंग ड्रग को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी वाइफ है वो मर रही है, लेकिन वो उसके लिए जो दवाई लेनी है, मेडिसिन लेनी है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा कि उसने ये डिसाइड कर लिया है कि उसने वो ड्रग जो है वो चोरी करनी है ड्रग या स्टोर से, जहाँ से ये मिलती है या जहाँ पे इसको बनाया जाता है, वहाँ से उसने चोरी करके लानी है। अब यहाँ पे कॉलबर्ग ने ये सिचुएशन सामने रखी, और कॉलबर्ग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स से पूछता है कि उस आदमी ने ड्रग या मेडिसिन को चोरी क्यों किया, और उसको क्यों चोरी नहीं करना चाहिए था, अगर उसने चोरी किया है तो क्यों किया है, या फिर उसको क्यों नहीं करना चाहिए था। सो अब उन्होंने जो भी रीजंस आई थी, टाइप ऑफ रीजनिंग दे ऑफर टू क्लासीफाई देयर मॉरल डेवलपमेंट, जो रीजंस आई थी उन सारी रीजंस की टाइप्स को उन्होंने क्लासीफाई किया और इसकी स्टेजेस हमारे सामने वो लेके आए। सबसे पहली स्टेज है हमारे पास प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या है, इज एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंस फॉर एक्टर। कॉलबर्ग ने ये फाइंड किया कि जो हमारे यंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत यंग छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर इस स्टेज में ऑक्यूपाई करते हैं, और उन्होंने इस एक्शन को ऐसे जज किया, इमोरली उन्होंने इसको जज किया कि इफ़ इट इज़ पनिश्ड और एज मॉरल इफ़ इट इज़ रिवॉर्डेड, कि अगर तो ये इमोरल है तो उसको पनिश किया जाएगा, अगर मॉरल है तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। जैसे हमने देखा कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली फीलिंग्स होती हैं, इनमें रीजनिंग होती है। अब उनके सामने अगर हेंस का डिलीमा रखा गया, तो ये जो हमारे पास यंग चिल्ड्रन थे, इन्होंने इस स्टेज पे ऐसे डिस्क्राइब किया कि रीजनिंग ऐसे दी कि अगर वो बंदा चोरी करेगा तो ये बहुत बुरा है, उसको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उसने चोरी की, या फिर ये इसलिए बुरा है, उसने बुरा कि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी की डेथ के लिए उसको ज़िम्मेदार समझा जाएगा। तो इस तरह से वो गुड एंड बैड रीजनिंग देते हैं कि बैड रीज़न क्या है और गुड रीज़न क्या है चोरी करने की और चोरी ना करने की। अगर चोरी करेगा तो सज़ा हो जाएगी, अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी की डेथ का ज़िम्मेदार उसी को समझा जाएगा। सो ये 2 तरह की सिचुएशंस इसमें सामने आती हैं, इस तरह के रीजंस बच्चों देते हैं। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो मोरालिटी को जज करते हैं और उनका जो एक्शंस है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है, जिसमें वो सोशल रूल्स को कंफर्म करते हैं। इस स्टेज में इन बच्चों का ये इंडिविजुअल्स का ऐसा बिलीव होता है कि पीपल शुड फॉलो लॉज एंड अपहोल्ड द वाइडली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ देयर कल्चर, कि एक तो उनको लॉज को फॉलो करना चाहिए और अपने कल्चर के नॉर्म्स को अपहोल्ड करके रखना चाहिए। कॉलबर्ग की जो सेकंड स्टेज है, अभी इसमें बच्चों ने किस तरह से रीजंस दी उसके चोरी करने की और ना करने की। द मैन शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज स्टीलिंग इज़ अगेंस्ट द लॉ, कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये चोरी लॉ के अगेंस्ट है। या फिर अगर करनी चाहिए थी तो क्यों करनी चाहिए थी, क्योंकि द मैन शुड स्टील द ड्रग बिकॉज ही हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ, उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, तो उसको ये चोरी करनी चाहिए थी। उसके बाद इसकी हमारे पास थर्ड स्टेज है जिसमें आ जाती है जी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं। इसमें इसका ये मानना है कि सारे एडल्ट जो हैं वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को यूज़ नहीं करते, इस तरह से वो मॉरल रीजनिंग नहीं देते, किसमें, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में।
ये क्या है? द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स दैट रिफ्लेक्ट कोर वैल्यूज़। जिसमें अब जो भी वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं या सोशल एक्शंस होते हैं या उनकी जो मोरालिटी होती है, रीजंस होती हैं, उससे रिलेटेड वो उसमें बहुत ज़्यादा कोर वैल्यूज़ वो डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि प्रमोशन ऑफ लिबर्टी, द राइट टू लाइफ एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस। When an action violates one or more of these principles, जब उनका कोई एक्शन इसमें से एक या बहुत सारे प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये इमोरल है। इन सम केसेस इट इज़ जस्टिफाइड टू डिफाई सोशल नॉर्म्स। कुछ केसेस में इसको सोशल नॉर्म्स डिफाइन करके इसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, इवन ब्रेक लॉज इफ दे कैन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर अगर कोई सोशल नॉर्म्स को या लॉज को ब्रेक कर देता है या जो भी प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे वो किसी कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से रीजंस देंगे उस डिलीमा की जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया कि द वुमेन्स लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ड्रगिस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्रगिस्ट को जो उस प्रॉफिट होना था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका अपनी बीवी को सेव करना, उसकी ज़िंदगी को बचाना। तो यहाँ पर क्या है कि वो लाइफ के राइट को यूज़ कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं लिबर्टी को, और वो डीपली या कोर वैल्यूज़ को देख रहे हैं कि कोर वैल्यूज़ क्या हैं चोरी करने की और ना करने की। सो अगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो कहते हैं कि स्टीलिंग द ड्रग इज़ जस्टिफाइड। तो ड्रग को चोरी करना जस्टिफाइबल है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट मैटर नहीं करता जितना उसकी बीवी की ज़िंदगी मैटर करती है। अब ये जो कोरबर्ग स्टेजेस थी इस पर भी क्रिटिसिज्म हुई। कुछ थेरीज़ ने इस पर कुछ रिसर्चेस थे, सब्सिक्वेंट रिसर्चेस हुई जिन्होंने कोरबर्ग की थेरी को सपोर्ट किया और उसके कुछ एविडेंस भी प्रोवाइड किए। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट आती हैं जिनका नाम है जी कार्ल गिलिगन। इन्होंने कोरबर्ग की थेरी को क्रिटिसाइज़ किया और ये इस क्रिटिसिज्म में बड़ी फेमस हैं कि इन्होंने क्यों क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने ये कहा कि जो कोरबर्ग की लेवल्स हैं या स्टेजेस हैं ये सारी मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से हैं, जो मोरालिटी को डिफ़ाइन करें वो सारी मेल्स से रिलेटेड हैं, और वो जो भी एब्स्ट्रैक्शंस हैं या राइट्स हैं या जस्टिस है वो सब मेल्स से रिलेटेड है। ये कोरबर्ग की थेरी को मेंटेन करती हैं। ही मेंटेन दैट कोरबर्ग्स थेरी इम्प्लाइड दैट बॉयज़ एंड मैन वर मोर मॉरली एडवांस दैन गर्ल्स एंड वुमेन। कि कोरबर्ग की थेरी के मुताबिक जो मेल्स हैं वो ज़्यादा मॉरली एडवांस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स एंड वुमेन। सो इसके रिस्पांस में गिलिगन प्रपोज करती हैं एक ऑल्टरनेटिव थेरी जिसको वो कहती हैं एथिक्स ऑफ केयर। कैरल गिलिगन, इन्होंने एथिक्स ऑफ केयर की थेरी इसके ऑल्टरनेट उसने इन्होंने डेवलप की और उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को एम्फेसाइज़ किया, उस पर फोकस किया, और उन्होंने बताया कि जो वुमेन की कोर वैल्यूज़ होती हैं जो वो डेवलप करते हैं मोरालिटी, वो उसमें एम्पैथी होती है और बेनेवोलेंस होती है ओवर एब्स्ट्रैक्ट ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। अब क्योंकि फीमेल्स में ये क्या है एम्पैथी, और दूसरा है कि दूसरों की भलाई और खैर ख्वाही और दूसरों का समझना अंडरस्टैंड करना, तो ये फीमेल्स फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी मोरालिटी है तो वो चीज़ों को किस तरह से रीज़न करती हैं, आंसर करती हैं, जबकि जो मेल्स हैं वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट ड्यूटीज़ बताते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं या उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं उनकी, जो कि कोहलबर्ग डिस्क्राइब कर रहे हैं। मॉरल डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का भी बहुत एक रोल होता है पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में। सो इन एडिशन टू अदर डेवलपमेंटल स्टेज थेरीज कवर्ड इन दिस चैप्टर यू शुड आल्सो बी फैमिलियर विद द थेरीज ऑफ फ्रॉइड एंड एरिक्सन। फ्रॉइड एंड एरिक्सन की क्या थेरीज थी और इनका क्या कंसर्न था डेवलपमेंट में, और इनका ज़्यादातर जो कंसर्न था वो सेक्सुअलिटी, पर्सनालिटी और सोशल स्किल्स से रिलेटेड था। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी फ्रॉइड्स की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को। सो फ्रॉइड का ये कहना था, उन्होंने ये थियराइज़ किया था कि पर्सन्स की जो बेसिक पर्सनालिटी होती है वो चाइल्डहुड में ही फॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग द सीरीज़ ऑफ सेंसिटिव पीरियड्स। वहाँ पे कुछ सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, उन सीरीज़ में जब वो उस सेंसिटिव पीरियड से गुजरते हैं तो उनकी पर्सनालिटी बचपन में ही फॉर्म हो जाती है। सो फ्रॉइड इन सेंसिटिव पीरियड्स को कहते हैं जी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जो कि बाकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जिनका फोकस ज़्यादातर प्लेयर पर है या फिर बिहेवियर्स पर है एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ईच स्टेज हैज़ अ डिस्टिंक्ट इरोटोजेनिक जोन। हर एक स्टेज की एक इरोटोजेनिक जोन है जिसमें बच्चा होता है, स्पेशली द चाइल्ड लिबिडो, स्पेशली जो लिबिडो होती है यहाँ पे फिक्सेटेड होती है। चाइल्ड्स लिबिडो इज़ फिक्सेटेड। फ्रॉइड लिबिडो को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक साइकिक एनर्जी है। क्या है ये? साइकिक एनर्जी है इंट्रिंसिक टू एन इंडिविजुअल्स आईडी। अब ये इड क्या होता है? इंडिविजुअल्स इड क्या है, जिसको हम पर्सनालिटी के चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे।
सारी दुनिया लिबिडो को एक सेक्सुअल कैनोटेशंस के तौर पे यूज़ करती है, लेकिन फ्रॉइड ने इसको इनकम पास किया था कि जो लिबिडो है ये इनकम पास करती है हमारी तमाम ड्राइव्स को, जो कि इंडिविजुअल प्रोसेस करता है, और इसमें ऐसी ड्राइव्स भी हैं जो सेक्सुअली कंसिडर्ड नहीं होती या जो ट्रेडिशनली नॉट कंसिडर्ड सेक्सुअल। फ्राइड बिलीव दैट प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एट एनी साइकोलॉजिकल स्टेज विल इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी इन एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड में हम जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी स्टेज में हमारी पर्सनैलिटी एडल्टहुड में उन सारी उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनैलिटी पे जब हम एडल्टहुड की एज में पहुंचते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट हो सकता है डिप्राइव का, या तो जो चीज़ पूरी होनी चाहिए थी, जिसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, या फिर ओवर इंडल्ज हो गई है उस गिवन स्टेज के अंदर। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो वहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है, जिसमें इन विच अ पर्सनस लिबिडो बिकम्स अरेस्टेड एट अ पार्टिकुलर साइकोसेक्सुअल स्टेज। पर्सन की जो लिबिडो है वो वहाँ पे अरेस्ट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और उसके बाद उसको एडल्टहुड में कुछ पर्सनालिटी फ्लॉज उसको फेस करने पड़ते हैं। सो ये कौन कौन सी स्टेजेस हैं, हम इनको ज़रा जल्दी से समराइज़ करते हैं पहले टेबल की फॉर्म में। सबसे पहली स्टेज है ऑरल। ऑरल स्टेज बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक होती है, और इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो माउथ होता है। माउथ में क्या आता है, सकिंग है, च्यूइंग है, बाइटिंग है, तो ये इसका कहाँ पे फोकस होता है, माउथ फोकस पॉइंट है, और इसमें क्या है, सकिंग, च्यूइंग एंड बाइटिंग। इसके बाद ये डेवलपमेंट क्या होता है, क्या डेवलप होता है, वीनिंग। वीनिंग क्या होता है, ये होता है ब्रेक अवे अ हैबिट, एक हैबिट को ब्रेक करना। अब यहाँ पे बच्चे की क्या क्या होती है, हैबिट कौन सी डेवलप होती है, दैट इज़ द फीडिंग। ठीक है, तो फीडिंग उनकी एक हैबिट होती है जो यहाँ पे माउथ से रिलेटेड है, जिसमें वो सक करता है। सो द इन्फेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी फुली वीन्ड वंस इट इज़ नो लॉन्गर फेड एनी ब्रेस्ट मिल्क। सो यहाँ पे फुली वीन्ड कब होगा, जब वो फर्दर ब्रेस्ट मिल्क फीड नहीं करेंगे, बल्कि और उसको छुड़वा देंगे ब्रेस्ट मिल्क को, और उसको फीडर पे या ग्लास मिल्क पे वहाँ पे लेंगे। अगर ये वाली डेवलपमेंट नहीं होती, ये ड्यूरेशन पूरा नहीं होता, तो फिर फिक्सेशन हो जाती है, जिसमें ये अब क्योंकि माउथ से रिलेटेड है, अगर ये एबिलिटी इनकी इस पे फोकस नहीं करते तो बड़े होके वो आप देखेंगे बच्चे स्मोकिंग करेंगे या ओवर ईटिंग करेंगे। सेकेंड स्टेज है हमारे पास एनल स्टेज। एनल 18 मंथ से 3 ईयर्स तक होती है। इसमें जो हमारा फोकस पॉइंट है वो एनस है, जो कि रिलेट करता है बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल को। यहाँ पे डेवलप होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर ये टॉयलेट ट्रेनिंग ना की जाए तो फिक्सेशन हो जाती है ऑर्डिनेंस एंड मैसीनेस। बच्चे आपको कुछ काफ़ी ना तो चीज़ें ऑर्डर में रखेंगे या फिर कमरा बड़ा मैसी होगा, या फिर एक्स्ट्रा ऑब्सेसिव होंगे नीटनेस को लेके। थर्ड स्टेज आती है हमारे पास पहली, किसमें हमारा फोकस पॉइंट है जेनिटल्स। 3 to 6 ईयर्स इसका ड्यूरेशन एज लिमिट है इसकी। इसमें क्या होता है, कोपिंग विद इंसेस्टुअस फीलिंग्स, सेक्स रिलेटेड जो फीलिंग्स होते हैं उसके साथ कोप अप करना। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो डेवलप होता है कि अपने ओडिपस या इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाते तो फिक्सेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लेविएंसी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन। इनमें हमें एडल्टहुड की एज में देखने में नज़र आएगा। तो ये क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं पहले 3, उसके बाद ये लेटेंसी एंड जेनिटल पीरियड है। लेटेंसी होता है 6 ईयर्स टू पुबर्टी। इसमें कोई फोकस पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें सेक्सुअल जो फीलिंग्स हैं वो डोरमेंट हो जाती हैं, मतलब थोड़ी सी पीछे चली जाती हैं, थोड़ी कम हो जाती हैं, तो क्या होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर हम डिफेंस मैकेनिज़म्स इस स्टेज में डेवलप करते हैं। लेटेंसी की स्टेज में डिफेंस मैकेनिज़म्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अब इसमें किसी तरह की कोई फिक्सेशन नहीं होती। जेनिटल में इसी तरह से पुबर्टी टू एडल्टहुड, ये पुबर्टी से एडल्टहुड की तरफ ये पूरा इसका ड्यूरेशन है। इसमें मेन फोकस होता है वो जेनिटल्स होते हैं। इसमें अगेन जो हमारी सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और इसमें जो डेवलप होता है वो रीचिंग फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है, और इसमें भी कोई फिक्सेशन इन्होंने नहीं बताई। ऑरल स्टेज में हमने देखा कि यहाँ पर प्लेयर या फ्रस्ट्रेशन होती है जो एसोसिएटेड होती है माउथ से, सकिंग से और फेड करवाने से। चिल्ड्रन दैट फिक्सेड ऑन दिस स्टेज में डेवलप एन इम्पल्स टू कॉन्स्टेंटली हैव थिंग्स इन देयर माउथ। अब यहाँ पे फिक्सेशन होती है तो बच्चों में कोई ना कोई चीज़ उन्होंने मुंह में डाल के रखनी है, सक करना, बाइटिंग करनी है, फिंगर मुंह में रखनी है, या पेन है तो उसको बाइट करना है, च्यू करते रहना, या फिर सिगरेट लेटर ऑन लाइफ में वो हमेशा मुंह में सिगरेट ही रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉइड का ये क्या कहना था कि एन एडल्ट विद एन ऑरल फिक्सेशन में डेवलप पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगर ये फिक्सेशन हो जाती है तो इनमें कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होंगी, जैसे कि डिप्रेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, एनवी एंड डिमांडिंगनेस। तो ये इनमें पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होंगी अगर फिक्सेशन हो जाती है तो।
सेकेंड स्टेज है हमारे पास एनल स्टेज। एनल स्टेज में हमने देखा कि यहाँ पर मेन फोकस टॉयलेट ट्रेनिंग होता है कि इसको डेवलप करना है, और अगर ये इश्यूज़ हैं टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती तो फिर ऑनल रिटेंटिव यहाँ पे कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेसिवली नीट, इस तरह के आपको इन बच्चों में चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये या तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करके रखेंगे या फिर एक्स्ट्रा चीज़ों को ओवरली कंट्रोल करेंगे या नीटनेस को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास आती है जी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में हमने देखा कि इसका जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या फ्रस्ट्रेशंस हैं वो एसोसिएट करती हैं जी जेनिटल रीजन्स के साथ। फ्रॉइड आर्ग्यूड दैट अ चाइल्ड इन दिस स्टेज कॉप्ड विद पावरफुल इंसेस्ट्रस फीलिंग्स ऑफ लव। अब यहाँ पे वो कोप अप करता है जो उसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव सी फीलिंग्स होती हैं लव की, हेट की या जेलसी की। अब यहाँ पे फ्रॉइड डिस्क्राइब करते हैं बॉयज़ के एक्सपीरियंस को फैलिक स्टेज में, जिसको वो कहते हैं कि वो एफर्ट करते हैं कि वो रिजॉल्व कर सकें ऑइडिपस कम्प्लेक्स को। ऑइडिपस कम्प्लेक्स क्या है? ये एक डेवलपमेंटल एपिसोड है जहाँ पे बच्चा सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप कर लेता है टुवर्ड हर मदर या टुवर्ड हिज मदर। और यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली जेलसी फील होती है उसको अपने फादर से, और इन एन एफर्ट टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट, और वो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए लेटर ऑन अपने फादर की आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं। फ्राइड का ये मानना था कि अगर इस स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है तो फिर सिग्निफिकेंस इश्यूज़ भी हमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स में लेटर लाइफ में देखने में मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर फिक्सेशन हो जाती है तो ऐसे लोग ज़्यादा जेलस होंगे, कम्पिटिटिव होंगे और अथॉरिटेरियन टाइप पर्सनालिटी होगी ऐसे लोगों की, अगर वो इस कॉम्प्लेक्स को कोप अप नहीं कर पाते तो। इसके बाद हमने एक और कम्प्लेक्स पढ़ा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। याद रखें कि ये इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स गर्ल्स से रिलेटेड है, इसको फ्रॉइड ने डिस्क्राइब नहीं किया था, उन्होंने जस्ट वही बताया जो मेल्स से रिलेटेड था, लेकिन गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता है। ये इसको फ्रॉइड ने डिस्क्राइब नहीं किया, तो इसको डिस्क्राइब किसने किया था? कार्ल जंग ने। कार्ल जंग ने प्रपोज किया इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स, जिसमें इन्होंने बताया कि गर्ल्स भी डेवलप करती हैं सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर हर फादर, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं अपनी मदर के साथ और इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं। यूंग का ये बिलीव था दैट अगर वुमेन्स इस स्टेज में फिक्स हो जाती हैं, फैलिक स्टेज में उनकी भी फिक्सेशन हो जाती है, तो वो लेटर ऑन उनमें किस तरह की पर्सनालिटीज़ आपको देखने मिलेंगी? फ्लर्टियसनेस, सिडक्टिवनेस एंड जेलसी। सो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता है फैलिक स्टेज में तो इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगी गर्ल्स की, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कार्ल जंग ने दिया था, फ्रॉइड ने नहीं दिया। फोर्थ स्टेज इज लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज विच लास्ट अंटिल द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। ये तब तक रहती है जब तक पुबर्टी स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको एक्सपीरियंस नहीं करता है। इसके अलावा उसका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो किस पे होता है? डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल, एथलेटिक एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे उसका ज़्यादातर फोकस इन तरह की एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट पे होता है। इसके साथ साथ इस स्टेज में डिफेंस मैकेनिज्म्स भी डेवलप होते हैं जिसको हम पर्सनालिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फ्राइड का ये कहना था कि ये जो स्टेज होती है इसमें इसका इम्पैक्ट किसी भी तरह की मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेकर आता लेटर लाइफ में। ये इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी पे इस स्टेज की एक तो कोई फिक्सेशन नहीं होती, और अगर जब वो फिक्सेशन नहीं होती तो पर्सनालिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद आती है जी हमारे पास जेनिटल स्टेज, जो पुबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। जैसे ही पुबर्टी स्टार्ट होती है तो हमारी जेनिटल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और ये फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। यहाँ पर एक इंडिविजुअल की फुल एडल्ट पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसमें उसमें काम करने की भी कैपेसिटी है, उसमें प्यार करने की भी कैपेसिटी है, और वो खुद को दूसरों के साथ रिलेट भी कर सकता है। फ्राइड ने ये सजेस्ट किया था दैट इंडिविजुअल्स हु आर इनकम्ड विद बाय अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग स्टेजेस में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी रीचिंग द जेनिटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कि अगर पहले वाली स्टेजेस अच्छे से फुलफिल नहीं होती तो जो भी पर्सन है वो इस स्टेज में पहुंचने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी या काफ़ी डिफ़िकल्टी उसको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और अगर वो सक्सेसफुली इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो क्या डेवलप करेंगे? एक हेल्दी सेक्सुअलिटी वो डेवलप करेंगे एंड बिकम अ वेल एडजस्टेड एडल्ट। और वो वेल एडजस्टेड एडल्ट भी आपको नज़र आएंगे माशरे में। सो ये नीचे मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्राइड की थेरी है, क्योंकि इन्होंने पेशेंट्स पे वर्क तो किया लेकिन इसको
रिकॉर्ड में नहीं लेकर आए, और जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स में इन स्टेजेस को प्रॉपर किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है। सेकंड पे हमारे पास आती हैं जी एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस। एरिक एरिक्सन क्या हैं? ये जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फ्राइड के वर्क से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस प्रपोज की, और उनका ज़्यादातर जो फोकस था वो ये था कि हर स्टेज में एक पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, पार्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि फ्राइड ने भी बताया कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उसको रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्विंग तो नहीं बताई, फिक्सेशन बता दी कि अगर ये फिक्सेशन हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिलती हैं। एरिक्सन का ये मानना था कि अगर हम हर स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दें तो फिर एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट होती है एक पार्टिकुलर एबिलिटीज़ की, उसको हम कहते हैं वर्च्यूज़। अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर लेते हैं तो फिर वर्च्यूज़ डेवलप होते हैं, और अगर हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो फिर इसके हमें बहुत ही नेगेटिव और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसकी स्टेजेस क्या हैं? एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस 8 हैं। सबसे पहली एज है जी 0 to 1.5 ईयर्स, मतलब 18 मंथ्स तक, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकेंड स्टेज 1.5 to 3 ईयर्स, ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट। 3 to 6 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 6 to 12 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। 12 to 18 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 18 to 40 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 14 to 65 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड 65+ मीन्स ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। अब इन स्टेजेस को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमने एक मेमोराइजिंग एड या मिनिमोनिक एड हमने इसके लिए प्रिपेयर की है, उसको आप नोट कर लें। ट्रस्ट ऑटो इनिशिएट्स एन इंडस्ट्री, आइडेंटिफाइज इंटीमेसी एंड जनरेट्स द चाइल्ड विद इंटीग्रिटी, अब इसमें हर वर्ड जो है इस स्टेज को डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले हम इसकी एक स्टोरी बनाएंगे इस सेंटेंस की। ट्रस्ट ऑटो मतलब एक पर्सन है, उसको जो ऑटोमोबाइल की एक कंपनी है उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। सो ट्रस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, एक बंदा है उसने उसको ट्रस्ट है ऑटोमोबाइल की कंपनी पे। फिर वो इनिशिएट लेते हैं कि वो अपनी एक इंडस्ट्री बनाएंगे। इंडस्ट्री बनाने के बाद अब वो आइडेंटिफाई करते हैं इंटीमेसी के, कोई एक ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकें, बना सकें, तो वो इंटीमेसी को आइडेंटिफाई करते हैं इंटीमेसी को। और फिर जब इंटीमेसी आइडेंटिफाई हो जाती है तो वो फिर जनरेट करते हैं बच्चे विद इंटीग्रिटी, फ्रीडम के साथ। सो ये पूरा एक सेंटेंस है कहानी की सूरत में, आप इसको ज़हन में रखें, इसको ऐसे ही याद करें तो आपको स्टेजेस याद हो जाएंगी। ट्रस्ट ऑटो इनिशिएट्स एन इंडस्ट्री, आइडेंटिफाइज इंटीमेसी एंड जनरेट्स द चाइल्ड विद इंटीग्रिटी। सो यहाँ पे ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटो मीन्स ऑटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, मतलब हर स्टेज का जो फर्स्ट वर्ड है वो इस सेंटेंस में हमने ऐड कर लिया हुआ है। और उस सेंटेंस को आप अपने जहन में कहानी इमेजिन कर लें और उसको याद कर लें, तो ये स्टेजेस फिर आपको इसी तरतीब से याद हो जाएंगी। सबसे पहली तो है जी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फेंट होते हैं वो अपने प्राइमरी केयर गिवर को ऐसे देखते हैं कि वही हैं जो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी एंड एश्योरेंस। तो इन्फेंट जो है अगर वो कंसिस्टेंट एंड सपोर्टिव केयर अपने केयर गिवर से रिसीव करते रहते हैं तो उनमें एक सेंस डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट। और वो विर्च्यू जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद जो विर्च्यू डेवलप होती है उसको हम कहते हैं होप। तो उनके अंदर एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि हमारा केयर गिवर ही है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, हमें स्टेबिलिटी और एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्हें अपने केयर गिवर्स से बड़ी उम्मीदें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि द इन्फेंट विल फील कॉन्फिडेंट दैट इट कैन रिलाई ऑन अदर्स ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, जब उनको ये ट्रस्ट होता है उन पर्सनस पे कि डिफ़िकल्ट टाइम में ये लोग उनके काम आएंगे। और अगर ये वाला ट्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिस ट्रस्ट इन बच्चों में देखने में नज़र आएगा कि वो रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और इससे उनको लॉन्ग टर्म डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ सकती हैं विद इनसिक्योरिटी एंड इंटीमेसी। सो इंटीमेसी और इनसिक्योरिटी इनको लेटर ऑन फील करनी पड़ सकती हैं या उसको फेस करेंगे अगर मिसट्रस्ट वाली जो मिसट्रस्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट अगर इनमें डेवलप हो जाता है तो।
सेकंड स्टेज है हमारे पास ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी क्या है, अब यहाँ पर बच्चे की एज 18 मंथ से 3 इयर्स तक हो जाती है और बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो दुनिया को, अपने आसपास जो दुनिया है वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। अब वो क्या करता है कि उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं वो उसमें उसकी अपनी चॉइसेस स्टार्ट हो जाती हैं कि उसको क्या पहनना है, किस टॉय के साथ खेलना है, क्या खाना है, और वो बहुत सी डिफरेंट एबिलिटीज़ को लर्न करते हैं। और जैसे कि उसने अपने शूज़ को किस तरह से बांधना है, लेसिस किस तरह से बांधने हैं, पानी जो है वो कैसे डालना है गिलास के अंदर, या प्लेट से स्पून से खाना किस तरह से खाना है। तो ये क्या डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं जिनको वो लर्न कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर उनको ये पेरेंट्स अलाउ कर दें तो उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, उनकी स्किल एक्विजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चा इंडिपेंडेंट फील करता है। एरिक्सन ने मेंटेन किया दैट पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलाउ करना चाहिए इस टाइम पीरियड में कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो इससे बच्चों में क्या होगा, एक हेल्दी इंडिपेंडेंस क्रिएट होगी। अगर हम बच्चों को ओवर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर उनमें एक डाउट वाला जो सेंस है वो उनके अंदर ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि वो समझेंगे कि वो कोई भी नया काम नहीं कर सकते, वो न्यू एबिलिटीज़ को सीखने में, समझने में वो के लिए वो कोशिश नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में भी वो लेटर ऑन न्यू थिंग्स ट्राई नहीं करेंगे, अवॉइड ही करेंगे। तो इसलिए हम इस स्टेज को कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी के उनको थोड़ा सा आप आज़ादी दें काम करने की, अगर नहीं देंगे तो उनमें शेम एंड डाउट क्रिएट हो जाएगा अपनी एबिलिटीज़ को लेके। अगर उनमें फर्स्ट स्टेज जिसको हम ऑटोनॉमी कह रहे हैं अगर वो सक्सेसफुली डेवलप हो जाती है तो इसमें जो वर्च्यू अराइज होती है उसको हम कहते हैं विल, कि अब बच्चे के अंदर ख्वाहिश है कोई काम करने की, कोई नया काम सीखने की, सो दैट इज़ विल। थर्ड स्टेज है हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब बच्चे की ये वो एज है जिसमें वो प्री स्कूल में एंटर हो जाता है और उसमें वहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके साथ उसको इनकाउंटर करना है। अब यहाँ पे उसे क्या करना है, इनिशिएट लेना है, इंगेज करना है खुद को पेयर्स के साथ। और जहाँ पर बच्चे जो हैं वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, किस तरह से पेयर्स के साथ डिस्कस करते हैं, सो ये सारा होता है इनिशिएट बच्चा कैसे लेता है एक डिफरेंट माहौल में डिफरेंट लोगों के साथ, किस तरह से वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को या अपॉर्चुनिटीज़ को इनकाउंटर करता है। अगर तो वो इनिशिएट लेता है बच्चा, तो फिर तो वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, दूसरों को भी लीड करेगा और डिसीजन लेगा। लेकिन अगर बच्चा ये पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर पाता है इस स्टेज में अपने पेरेंट्स के साथ या अपने पेयर्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ, तो फिर उसमें एक गिल्ट वाली फीलिंग या कॉन्फ्लिक्ट उसमें डेवलप हो जाएगा। अब इसकी भी अगर ये गिल्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है बच्चों में, तो फिर इसके भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं कि बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में दूसरे लोगों के साथ। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है इनिशिएटिव वाला जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है, वो इनिशिएट लेना सीख जाते हैं, तो फिर जो वर्च्यू अराइज होती है इस स्टेज से उसको हम कहते हैं पर्पस, कि बच्चे के पास अब कोई काम करने का पर्पस है। पहले उनको उम्मीद होती है, फिर ख्वाहिश होती है, फिर वो जो काम करते हैं उसके पीछे कोई पर्पस होता है कि पर्पसफुली वो कोई काम कर रहे होते हैं, इनिशिएट लेते हैं किसी काम का। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, दैट इज़ द फोर्थ स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेज में बच्चा जो है बहुत सारे न्यू टास्क होते हैं, रूल्स होते हैं और उनको फॉलो कर रहा होता है, वो उसके सामने एक्सप्लोर होते हैं और बच्चा बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में एंटर हो चुका होता है। अब यहाँ बच्चा ज़्यादा जो है उसकी कॉन्वर्सेशन तो अपने पेयर ग्रुप्स के साथ स्टार्ट हो जाती है और उन पेयर ग्रुप्स का उसकी लाइफ पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। अब यहाँ पे बच्चे को ज़रूरत होती है कि उससे अप्रूवल मिले अपने पेयर्स से, कि वो जो भी काम कर रहा है वो उसको अप्रिशिएट करें, अप्रूव करें उस काम को, मतलब कॉम्पिटेंसी वाली सेंस इस स्टेज में बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है कि वो कॉम्पिटेंट बने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है कि गर्ल है वो घंटों गुजार देती है कि वो एक बाइक को राइड कर सके, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर वो इस स्किल में मास्टरी कर लेती है तो फिर उसे अपने पेयर से और उसके आसपास के लोगों से अप्रूवल मिलेगी कि येस यू कैन डू दैट ना। सो ये क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी की स्टेज की एग्जांपल। अगर ये स्टेज का अनसक्सेसफुल हो जाती है तो बच्चे में एक वो बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और उसको अपनी एकम्प्लिशमेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उसने जो कुछ भी किया है, जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसको बड़ा फख्र महसूस होता है। और इस स्टेज के बाद जो वर्च्यू डेवलप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस का। पर्पस है, पहले हमने देखा कि पर्पस तक आ गए थे, होप है, विल है, पर्पस है। अब जो पर्पस के बाद पर्पस को फुलफिल करना है तो कॉम्पिटेंट भी बनना है।
कि हम एक कॉम्पिटेंट बंदे हैं और दूसरे लोग हमारे काम को अप्रूव करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर ये स्टेज फेल हो जाती है देन तो फिर इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अगर वर्च्यू डेवलप हो जाती है तो फिर इंडिविजुअल्स फील करते हैं कि वो कैपेबल हैं और उनको अपने आप पे बड़ा फख्र महसूस होता है। देन द फिफ्थ स्टेज इज़ द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये स्टेज कब अकर होती है? ये एडोलसेंस में अकर होती है और इसकी एज रेंज आपको पता है 12 to 18 ईयर्स ओल्ड। एडोलसेंट जहाँ पे सर्च करते हैं कौन सी सेंस आइडेंटिटी की, यहाँ पे वो कैसे वो अडॉप्ट करते हैं सोशल वैल्यूज़ को और गोल्स को। यहाँ पे वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक करते हैं और वो इस तरह से थिंक करते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या चाहिए, मतलब वो अपने करियर के हवाले से अपने रिलेशनशिप या लोकेशन या हाउस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो यहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी अपनी एक अलग से आइडेंटिटी हो, वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकें। सो यहाँ पे एडोलसेंट जो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्टीन्यूसली वो ये होता है कि हु ही इज़ एंड व्हाट रोल्स ही वांट टू प्ले इन सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन कौन सी स्टेज में आता है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में, कि एक्चुअल में वो क्या है, सोसाइटी में उसका क्या रोल है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों राइज होता है? क्योंकि एरिक्सन का ये बिलीव है कि एडोलसेंट्स जो हैं वो इस पीरियड में एक सिग्निफिकेंट सोशल, इमोशनल और फिजिकल चेंज से गुजर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दैट्स वाई उनके जहनों में आता है, जिसको हम पुबर्टी की स्टेज कहते हैं, 12 to 18 ईयर्स, दैट इज़ अ पुबर्टी स्टेज, जिसमें हमारी बायोलॉजिकल, इमोशनल, कोग्निटिव चेंजिंग्स बहुत तेज़ी से हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी क्वेश्चनिंग भी बच्चों के जहन में राइज होना स्टार्ट हो जाती है कि वो कौन है, उनका रोल क्या है, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना, उनका करियर क्या होगा, उनको रिलेशनशिप कैसे रखनी है, सो ऑल दैट। सो अब यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और अगर ये स्टेज अच्छे से फुलफिल हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो विर्चुअल डेवलप होती है उसको हम कहते हैं फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब क्या है? फेथफुलनेस या वफादारी, कि ये वाली सेंस अब उनमें यहाँ पे जो विर्चुअल डेवलप होती है, आइडेंटिटी अगर सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाए, उनको अपनी आइडेंटिटी मिल जाए तो फिर ये विर्चुअल में डेवलप हो जाती है। देन द सिक्स्थ स्टेज इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब ये कब स्टेज अकर होती है? ये एडल्टहुड में होती है। एडल्टहुड की एज लिमिट है जी 18 to 14 ईयर्स। यहाँ पर जो एडल्ट्स हैं वो अपने दे शेयर देमसेल्व्स मोर इंटीमेटली विद अदर्स एंड डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद इंडिविजुअल्स हु आर नॉट फैमिली मेम्बर्स। सो जो फैमिली मेम्बर्स नहीं होते उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं, मतलब शादी करते हैं, ठीक है। और अगर ये स्टेज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इनमें बहुत ही डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं। और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये अक्सर बड़े ही रोमांटिक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक तो फैमिली एक्सटेंड होती है, दूसरा जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो भी इसमें इस स्टेज में एक्सटेंड हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग द रिलेशनशिप। इंटीमेसी मीन्स दोस्ती, ठीक है, किसी को फ्रेंड बना लेना, दोस्ती कर लेना, शादी कर लेना उसके साथ। देन इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सक्सेसफुल इन दिस स्टेज आर प्रोन टू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इश्यूज फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स। और अगर ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाते हैं कि वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हों, तो इस तरह की फीलिंग्स की वजह से वो अकेले रह जाते हैं और हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, इंटीमेसी सक्सेसफुली डेवलप हो जाती है, तो फिर जो वर्चुअल डेवलप होगी उसको हम कहते हैं लव, ठीक है। सो लव वर्चुअल कौन सी स्टेज में आ रहा है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। उसके बाद भी हमारे पास नेक्स्ट 7th स्टेज है जिसको हम कहते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टॉग्नेशन। स्टॉग्नेशन का क्या मतलब है कि स्कूंद हो जाना, कोई एक्टिविटी नहीं है, लैक ऑफ एक्टिविटी, मूवमेंट और प्रोग्रेस, दैट इज़ द स्टॉग्नेशन। जनरेटिविटी आपको पता है। सो ये कौन सी स्टेज है? इसको हम कहते हैं मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड की एज लिमिट है 40 to 65 ईयर्स। यहाँ पर अब एडल्ट्स जो हैं उनका करियर जो है वो सेटल हो चुका होता है, उनके जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं वो मेंटेन्ड होते हैं, उनकी एक अपनी फैमिलीज़ होती है। और यहाँ पर जो एडल्ट्स होते हैं वो कम्युनिटी को गिव बैक करते हैं, कैसे? अपने बच्चों को रेज़ करके और उनके बाय रेजिंग देयर चिल्ड्रन एंड बीइंग प्रोडक्टिव इन देयर करियर्स। अपने बच्चों को सक्सेसफुली रेज़ करते हैं, ब्रॉटअप करते हैं और अपने करियर में वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं।
सो इस स्टेज में अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो वर्च्यू डेवलप होती है वो है केयर की, मतलब अपने करियर को लेके भी केयर कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, और वो अपने बच्चों को लेके भी केयर वाली फीलिंग्स है, केयर कर रहे हैं उनकी कि उनको अच्छे से ब्रॉटअप करें, उनको हर चीज़ मुहैया करें। सो दैट इज़ द जनरेटिविटी वर्सेस स्टॉग्नेशन। और ये स्टॉग्नेशन कब अगर होती है, जब एडल्ट को ये बिलीव होता है कि वो किसी भी तरह का सोसाइटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छे से ब्रॉटअप नहीं कर पा रहा, उसका करियर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है, तो स्टैग्नेशन वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हो जाता है, लाइक लैक ऑफ एक्टिविटी, प्रोग्रेस और मूवमेंट एंड एट्सेट्रा। इसके बाद लास्ट एज है हमारे पास ही ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है होलनेस, कि अब ये वो स्टेज है जिसमें अब आपने सब कुछ कर लिया और आपको लग रहा है कि जो भी है वो बिल्कुल ठीक है, फुलफिल्ड है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं। सो ये कब स्टार्ट होती है? 65 ईयर्स के बाद ये एज स्टार्ट होती है, ये स्टेज स्टार्ट होती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर की, जिसमें इंडिविजुअल्स टेंड टू स्लो डाउन एंड टेक ऑन फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें अब जो उसकी एनर्जीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं और वो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके बच्चों पे चली जाती हैं कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना है। सो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपनी पिछली लाइफ की तरफ देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, उस पर सोच विचार करते हैं अपनी कामयाबियों पे, और फिर वो अगर वो उन्होंने ये बहुत अच्छे से कामयाबियाँ जो हैं वो गेन की हैं तो फिर उनको बहुत ही प्राउड फील होता है अपनी कामयाबियों पर। लेकिन और अगर ये डेवलप हो जाती है ये स्टेज, तो उनको ये सारी प्राउड वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो फिर इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ईगो इंटीग्रिटी। और अगर इंडिविजुअल फील करे रिग्रेट, शेम या फिर गिल्ट अबाउट हर पास्ट, तो फिर क्या होगा कि उनमें डिस्पेयर की फीलिंग्स डेवलप होंगी, जिसमें होपलेसनेस भी आ जाती है और डिप्रेशन भी आ जाता है। अगर ईगो इंटीग्रिटी सक्सेसफुली डेवलप हो जाती है स्टेज में कि आप सेटिस्फाई हैं, आप पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच के बहुत सेटिस्फाई हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो फिर एक फाइनल विच डेवलप होती है स्टेज में, जिसको हम कहते हैं विजडम, कि अब आप आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि आप ज़िंदगी में जो जो कुछ करना चाहते हो आपने सब कुछ कर लिया और अब आप पुरसुकून है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। सो ये हमारी यहाँ पर जो स्टेज थेरीज हैं वो सारी यहाँ पर ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मंडे को इस चैप्टर की ड्रिल करेंगे और ब्रेक लेंगे, और फिर ईद के बाद हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।